हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, मापन क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में अपने राशियों के बारे में हम लोगों ने, और फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके बाद राशियों के बारे में पढ़ा था, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ ये क्या होती हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं और किस प्रकार उसको डिफाइन किया गया है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। सेकेंड लेक्चर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, मापन। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मापन। किस प्रकार आप किसी चीज को मापन करते हैं, उसका अध्ययन किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार मापेंगे, किस स्टैंडर्ड में नापेंगे, आप उसको कन्वर्ट, उसकी वैल्यू को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको मापन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर, मेजरमेंट, मापन क्या होता है। तो मापन का अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मापन से, किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मापक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये मार्कर लेते हैं और मार्कर को किसी स्केल द्वारा इसकी लंबाई को नापते हैं आप, तो क्या करते हैं, आप नाप नहीं रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। आप स्केल के साथ इस मार्कर का तुलना कर रहे हैं। स्केल पे उसकी वैल्यू डिफाइन की गई होती है कि स्केल पे इतनी दूरी के बाद 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इतने दूरी पे 1 mm है, 2 mm है। तो आप जब स्केल पे मार्कर लगाते हैं तो तुलना करते हैं कि स्केल पे मार्कर की लंबाई कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। तो और उसके बाद स्केल पे आप उसकी वैल्यू देखते हैं कि स्केल पे उसकी वैल्यू कितनी है। तो वही हम तुलना करके उसके बाद पता ये लगाते हैं कि इस मार्कर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है या कितनी भी है। तो मेजरमेंट का जो फार्मूला है, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं याद रखना है, स्मार्ट स्टडी करना है। एक लाइन में बस याद रखना है कि किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मेजरमेंट कहलाता है। यानी कि हम तुलना कर रहे हैं, बस ये जानिए आप, मापन में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज का किसी भी चीज से तुलना कर रहे हैं। तुलना करने के बाद, अध्ययन करने के पश्चात जो वैल्यू आती है वही उसका मापन होता है। मापन में कई सारे सिस्टम बनाए गए, पद्धति बनाई गई समय के हिसाब से कि किस पद्धति में नापा जाए। तो सबसे सर्वप्रथम जो पद्धति आता है वो पद्धतियां कई प्रकार की होंगी, सारी पद्धतियां हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो सिस्टम आया वो सीजीएस सिस्टम आया। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकेंड। यानी कि सीजीएस पद्धति में, सिस्टम में जो लंबाई की जो मात्रक हुई वह सेंटी हुई, द्रव्यमान का जो मात्रक हुआ वो ग्राम हुआ और समय का मात्रक सेकेंड रखा गया सीजीएस पद्धति में। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस के द्वारा ये दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो सीजीएस पद्धति में अगर ये आपको लंबाई का मात्रक पूछा जाए तो सेंटीग्राम बताएंगे और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। सेकेंड नंबर पे आता है आपका जो सिस्टम आता है वो एफपीएस आता है। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड, इसका जो फुल फॉर्म होगा। तो लंबाई को किस में मापा गया, एफपीएस सिस्टम में फुट में नापा गया। द्रव्यमान को किस में नापा गया, पाउंड। पाउंड आप लोगों ने नाम सुना होगा। द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता था और समय को सेकंड में मापा जाता था। तो इसका फुल फॉर्म हुआ फुट पाउंड सेकंड। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश, इंग्लिश सिस्टम, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे हमारा आया एमकेएस सिस्टम, क्योंकि समय के हिसाब से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी चीजों में सुधार किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। क्योंकि देखिए इसके पहले एग्जांपल लेते हैं, पहले ब्लैक बोर्ड होता था। छोटे जब हम लोग पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड दीवार पे बनाया जाता था, उस पर कालिख लगाई जाती थी, चौक से लिखा जाता था। लेकिन समय के अनुसार जरूरतें बदली और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्हाइट बोर्ड आया, डिजिटल बोर्ड आ रहा है, बहुत सारे। तो उसी प्रकार इसमें भी सुधार किया गया और जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके बाद एमकेएस सिस्टम आया। एमकेएस सिस्टम आपको बताते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलो सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक मीटर रखा गया, सॉरी, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हुआ एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति प्रचलन में है और इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया, इसको एक्सटेंड किया गया और इसमें कुछ सुधार किया गया। और सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी एमकेएस सिस्टम को, क्योंकि कई देशों में सभी अलग अलग अपने मानकों के हिसाब से लंबाई को, द्रव्यमान को, सेकंड को नापते थे लोग।
जैसे कि कोई बोलता था कि ये मार्कर 5 सेंटीमीटर का है, कोई 50 mm का बोलता था, कोई 0.5 फुट का बोलता था, ऐसे लोग बोलते थे, तो बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो सभी देशों ने विचार किया और बोला एक संगठन बनाया जाए, और संगठन बना के सभी देशों के लिए एक मानक बनाया जाए, एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, ताकि सहूलियत हो सके और जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। तो 1960 में एक बैठक की आयोजन की गई, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन ब्यूरो। ये जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन हुआ, और यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का, ये याद रखिएगा। और ये बैठक हुई 1960 में, और वहां तय किया गया कि एक सिस्टम बनाया जाए और वो सिस्टम सभी के लिए लागू हो। तो उस सिस्टम का क्या नाम दिया गया? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मानक, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 7 मूल राशियों को रखा गया, और उनके मूल मात्रक का डेफिनेशन दिया गया, और उनकी वैल्यू का निर्धारण किया गया। तो एसआई सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, एमकेएस का ही सुधारा हुआ रूप है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, उसकी क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, उसी में सुधार किया गया एमकेएस को, तो एसआई का रूप लिया। तो एसआई सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है एसआई सिस्टम में मीटर, प्रदर्शित करते हैं एम से। अब ये बताइए, आपसे ये पूछा जाए कि 1 मीटर की वैल्यू का निर्धारण किस लिए किया? आखिर कैसे हमको पता चला कि इतनी ही दूरी जो है वो 1 मीटर है? ये इसको क्यों नहीं 1 मीटर मान लिया गया? तो इसी का जो निर्धारण किया गया 1 मीटर कैसे किया गया, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, प्रकाश द्वारा, लाइट, निर्वात में, जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 299,79458, ये शायद वैल्यू यही है, 299,79458। 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड के इतने हिस्से में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है वही 1 मीटर होता है। यानी कि इतने हिस्से में प्रकाश अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करती है तो इसी को 1 मीटर माना गया, और यही डेफिनेशन हुआ, और इसी की वैल्यू जो है 1 मीटर मानी गई कि यही 1 मीटर होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 1 मीटर की वैल्यू किस प्रकार है? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के इतने हिस्से में, यानी कि इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो जितना सेकेंड आएगा, दशमलव लगा दीजिए, तो जितना सेकेंड आएगा उतने 1 सेकेंड से भी बहुत छोटा ये मान है, उतने सेकेंड में जितनी हमारी प्रकाश दूरी तय करती है उसी को 1 मीटर माना गया, और इसकी वैल्यू कब दी गई? 1983 में, ये याद रखिएगा, 1983 में इसकी वैल्यू दी गई। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है एसआई सिस्टम में वो केजी होता है। अब 1 केजी की वैल्यू किस प्रकार दी गई कि इतना ही हम 1 केजी मानेंगे, सभी देशों के लिए यही लागू होगा कि इतना ही 1 केजी है। देखिए, एक फ्रांस के पेरिस में जगह है सेवरिस, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो है, वो हेडक्वार्टर है माप तौल का, ये ध्यान रखिएगा। सेवरिस में एक प्रयोगशाला है, सेवरिस में, उस प्रयोगशाला में प्लेटिनम और इरेडियम 2 सिलेंडर रखे गए हैं। इस दोनों के मिश्र धातु से बना हुआ एक सिलेंडर रखा गया है। उस सिलेंडर का जितना वजन है उसी को 1 केजी मान लिया गया है, वो वही सभी देशों के लिए लागू है, और इसके वैल्यू का निर्धारण 1989 में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। 1989 फ्रांस के पेरिस में सेवरिस नामक एक जगह है, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो है वहां पे, उसी के प्रयोगशाला में प्लेटिनम और रेडियम से मिश्र धातु का बना हुआ एक सिलेंडर रखा गया, उसका जितना वजन है वही 1 केजी माना गया। और भारत में जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है फिजिक्स का वो नई दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। चलिए, तीसरे नंबर पे आता है सेकंड, समय का जो मात्रक है सेकंड, समय का मात्रक सभी पद्धतियों में एक ही है, सेकंड। तो एसआई सिस्टम में भी सेकंड है। अब 1 सेकंड की वैल्यू किस प्रकार निर्धारित की गई, ये देखिए, सीजियम 133 के अणु, ये याद रखिएगा, सीजियम 133 से इसकी तुलना की गई है। सीजियम 133 के अणु जब इसमें एनर्जी दिया जाता है, ऊर्जा जब आती है, तो वह कुछ उसमें हलचल होती है, कुछ दूरी तय करते हैं, तो जितना समय लगता है अपने मैक्सिमम हाइट में जाने में, वही 1 सेकेंड की वैल्यू, जितना समय लगता है उनको, एनर्जी आती है और एनर्जी आने के पश्चात
उस हलचल को होने में जितनी मैक्सिमम हाइट नीचे से ऊपर तक जाने में जितनी हाइट वो जितने समय में तय करते हैं वही 1 सेकेंड माना गया। और इसकी वैल्यू का जो निर्धारण किया गया वो मैं बता देता हूँ आपको, 1967 में किया गया, 1967 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। अब 1 एम्पियर की वैल्यू किस प्रकार निर्धारित की गई, ये देखिए, दो समान लंबाई के तार, अनंत लंबाई के तार, वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाले, और उनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी गई, और रखने के पश्चात दोनों में धारा प्रवाहित की गई। धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें इन दोनों के बीच में एक फोर्स उत्पन्न हुआ, एक बल उत्पन्न हुआ। जब इसमें विद्युत धारा दी गई तो एक बल उत्पन्न हुआ। वो बल कितना उत्पन्न हुआ, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर का फोर्स उत्पन्न हुआ। इस माफी चाहूंगा, 7 न्यूटन का फोर्स, 2 × 10⁻7 न्यूटन का फोर्स उत्पन्न हुआ। और जब ये करने के बाद इतना फोर्स उत्पन्न होता है तो वही वैल्यू हमारी 1 एम्पियर की होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसकी वैल्यू का जो निर्धारण किया गया वो 1948 में किया गया, 1 एम्पियर की वैल्यू का निर्धारण, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 5वें नंबर पे जो हमारा आता है उसके पास हम चलते हैं, ताप, केल्विन। ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ताप, टेम्परेचर कैसे प्रदर्शित करते हैं, केल्विन। अब 1 केल्विन का निर्धारण किस प्रकार किया गया ये आप जानिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 केल्विन। देखिए टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट तमाम प्रकार के यूनिट्स में नापते हैं, लेकिन टेम्परेचर का मात्रक केल्विन हुआ एसआई यूनिट में। और 1 केल्विन का निर्धारण किस प्रकार किया गया, देखिए, जल की वह अवस्था जिसमें जल ठोस, द्रव, गैस, यानी कि जल बर्फ में भी हो, भाप की भी अवस्था में हो और लिक्विड के भी अवस्था में हो, तो वह किस अवस्था में है उस अवस्था को हम त्रिक बिंदु कहते हैं। अगर जल जिस अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे है उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट, ये याद रखिएगा, ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिक बिंदु आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिक बिंदु क्या है, तो त्रिक बिंदु आप क्या बताएंगे, जल की अवस्था जिस अवस्था में जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। और वह कौन सा प्रेशर, उस प्रेशर और उसी टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पाया जाता है, तो वह 273.16 केल्विन पे पाया जाता है। ये अवस्था किस कंडीशन में होती है, 273.16 केल्विन पे ये अवस्था आ जाती है जल की। और 1 केल्विन का निर्धारण किस प्रकार किया गया, तो 273.16 केल्विन, एक में हम डिवाइड कर देंगे इतने से तो वह 1 केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी प्रकार इसका वैल्यू का निर्धारण किया गया। और इसकी वैल्यू का निर्धारण कब किया गया, 1967 में, 1967, ये याद रखिएगा। चलिए 5वें नंबर पे हम चलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, कैंडिला, इसको सीढ़ी से प्रदर्शित करते हैं। कैंडिला वो होता है जो लाइट, आप लोग देखे होंगे लाइट में एक साथ जब लाइट जलती है उसमें से जो तरंग उत्पन्न होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। ज्योति तीव्रता में बल्ब जो जलते हैं, प्रकाश जो रोशनी आती है उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसका मात्रा कैंडिला होता है, ये ध्यान रखिएगा। ज्योति तीव्रता का ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। और इसकी वैल्यू का निर्धारण 1979 में किया गया, 1979 में। एक रंग की लाइट का प्रकाश जो निकलता है तेजी से, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोल, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है, पदार्थ की मात्रा, मोल। 1 मोल का डेफिनेशन किस प्रकार दिया गया ये आपको जानना आवश्यक है। मोल क्या होता है, देखिए कार्बन के बहुत सारे अवस्थाएं होती हैं, तो कार्बन 12 के जो समस्थानिक होते हैं, इनके 0.012 किलोग्राम में जितने एटम पाए जाते हैं वही 1 मोल होता है।
तो इसकी तुलना किससे की गई है? कार्बन 12 के समस्थानिक से की गई है। और उसके कितने 0.12 किलोग्राम, कार्बन 12 के 0.012 ग्राम के एटम में जितनी परमाणुएं होती हैं वह 1 मोल के बराबर होती हैं। और इस पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितने एटम, अगर ये पूछ दिया जाए कि कार्बन 12 के समस्थानिक में 0.012 किलोग्राम में कितने परमाणु होते हैं, तो ये क्या बताएंगे आप? तो 6.023 इंटू 10⁻23, और इसको अवागाड्रो नंबर भी बोला जाता है। अवागाड्रो नंबर, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू याद रखिएगा। तो इतने करोड़ों एटम होते हैं, इतने किलोग्राम में इतने करोड़ों एटम्स होते हैं, ये याद रखिएगा। और इतने ही नंबर्स को अवागाड्रो नंबर भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इतनी वैल्यू नहीं याद होती है, केवल 6.023 याद करिएगा। और 23 का मतलब ये जानिएगा 10 पे पावर कितना है, 23 पावर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि एक वीडियो में इतना बहुत है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पूरक राशियां। पूरक राशियां दो होती हैं, आप लोग को हमने पढ़ा है, समतल कोण और घन कोण। उसको अलग से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो उसको अलग इसी में हम पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा आपके अंदर, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, प्लेन कोण और घन कोण। पूरक राशियां जो है उसको अलग से पढ़ेंगे, और किस प्रकार किसको प्लेन कोण कहते हैं, किसको घन कोण कहते हैं, उसको अलग से पढ़ा जाएगा थर्ड लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। और देखिए आप लोग को एक जानकारी दे देते हैं, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो अपने बेस यानी आधार को मजबूत रखिए। और हम इसी को फॉरगेट कर देते हैं और हमें आगे चल के बहुत समस्याएं आती हैं, तो इसको हमें भूलना नहीं है, अपने बेस को मजबूत रखना है। बेस यानी आपका क्या होगा, 9th और 10th। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि केवल 9th और 10th क्लास के ही बच्चों के लिए, ये वीडियो जितने भी कंपटीशन एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ 9th और 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैं इसका जीता जागता प्रूफ हूँ, मैंने अध्ययन किया है और यही सब पाया है, और आज मुझे सफलता इसी बेस पे मिली है। और इसी को लोग भूल जाते हैं, और भूलने के बाद जाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं और पढ़ाई करते हैं, और वहाँ जाते हैं तो उन्हें यही चीज़ मिलती है, यही चीज़ें बताई जाती हैं बेसिक से। फिर हमें ये पता चलता है कि ये तो हम पढ़े हुए हैं तो हम भूल गए। तो आप अपने बेस को मजबूत रखिए, अपने मूलभूत चीज़ों को मत भूलिए, क्योंकि यही आपको आगे तक ले जाएंगे। आप किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, फुट, पाउंड यही सब नहीं जानेंगे तो आगे जाके आप क्या करेंगे, फिर से आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं और यही आपका बेस होता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 9th और 10th का जो स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी लेवल, वही एग्जाम में उसी का क्वेश्चन होता है, उठा के देख लीजिएगा। ना आए तो आप हमारे यूट्यूब पे आके कमेंट करिएगा, मैं चैनल बंद कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप CID लेवल के गवर्नमेंट सर्विस किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो चलिए, अपने वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों दोस्तों सभी को वीडियो के बारे में बताइए, चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके त्रुटि बताइए, कोई सुधार करना हो तो सुधार बताइए, कोई समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जरूर मैं आपकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।